हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं 2025-26 बोर्ड एग्जाम के लिए। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 18 है। 17 लेक्चर हमारे रिवीजन के हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा यूनिट नंबर 8 है, 8वां यूनिट है। 2 लेक्चर में इसका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 2 यूनिट बचेंगे रिवीजन करने के लिए। तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिवीजन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको हर एक चीज को बस समझते रहना है ध्यान से। यहाँ आप देख पा रहे हो एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, 8वां यूनिट है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। और फास्ट ट्रैक रिवीजन में सबसे पहली बात यह है कि कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं। कार्बोनिल यौगिक उसे कहते हैं जिसमें ये वाला ग्रुप होता है, CO। यदि किसी यौगिक में ये वाला ग्रुप है तो कार्बोनिल यौगिक है। और IUPAC पद्धति में आप एल्डिहाइड और कीटोन के नाम लिख सकते हो। कार्बोनिल यौगिक 2 तरह के होते हैं। एक तो ऐसा होता है कार्बोनिल यौगिक जिसमें एक कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो कार्बोनिल यौगिक हो गई। यदि यहाँ H है तो ये होगा CHO ग्रुप, कार्बोनिल यौगिक का पहला प्रकार, जिसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, CHO ग्रुप। और यदि मान लो आपके पास ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ भी कोई अल्काइल ग्रुप उपस्थित है और यहाँ भी कोई अल्काइल ग्रुप उपस्थित है, या एराइल ग्रुप भी हो सकता है, तो जिसमें CHO ग्रुप होगा जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वो तो एल्डिहाइड है। और जिसमें CO ग्रुप होगा जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वो है कीटोन। तो कार्बोनिल यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। IUPAC पद्धति में आप एल्डिहाइड का नाम जब भी लिखते हो तो AL लगता है, जैसे हम कहते हैं एल्केनल। एल्डिहाइड का नाम लिखा जाता है एल्केनल की तरह और कीटोन का नाम लिखा जाता है एल्केनॉन की तरह। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम भौतिक गुण पर। एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण ये लिखे हुए हैं, भौतिक गुण एल्डिहाइड और कीटोन के। एल्डिहाइड एवं कीटोन निम्न सदस्य यानी कार्बन 10 तक रंगहीन तथा वाष्पशील द्रव होते हैं, जबकि सामान्य ताप पर फॉर्मल्डिहाइड एक गैस होती है। दोनों उच्च सदस्य ठोस एवं फलों की सुगंध वाले होते हैं, दोनों के उच्च सदस्य एल्डिहाइड और कीटोन के। एल्डिहाइड एवं कीटोन के क्वथनांक हाइड्रोकार्बन एवं ईथर के सापेक्ष अधिक परंतु अल्कोहल से कम होते हैं, क्योंकि अल्कोहल में तो मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। सभी कार्बोनिल यौगिक कार्बनिक विलायकों में सरलता से घुल जाते हैं। अब आती है अगली बात, इसे ध्यान से देख लेना। एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियां हैं और इनके रासायनिक गुण हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। अब देखना ध्यान से। देखो यदि आपके पास एल्कीन है, एल्कीन के ऊपर आपने ओजोन का रिएक्शन कर दिया तो ओजोनाइड बन जाएगा। फिर उसका आपने जल अपघटन कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा। तो एल्कीन का ओजोनीकरण करो, फिर उसका जल अपघटन कर दो जो ओजोनाइड बना। अब आपके पास कैल्शियम लवण है, कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन कर दो, गर्म कर दो, तो भी आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। कार्बोनिल यौगिक जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप MnO की उपस्थिति में 300 डिग्री C पर गर्म कर दो, यानी उसका अपघटन कर दो, तोड़ दो कार्बोक्सिलिक अम्ल को, तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा। अब यहाँ है केवल एल्डिहाइडो को बनाने की विधियां। तो ये 3 विधियां ABC तो आपको बिल्कुल पक्की आनी चाहिए। केवल एल्डिहाइड बनाने के तरीके हैं कि प्राथमिक अल्कोहल है उसका आप ऑक्सीकरण कर दो तो एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। ठीक है। प्राथमिक अल्कोहल का नियंत्रित करना है, नियंत्रित ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं करना है, नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कर दो, यानी कॉपर के साथ उसे गर्म कर दो, तो भी एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। और यदि आपके पास अम्ल क्लोराइड है जिसे आप एसिड क्लोराइड कहते हो, उसका आपने रोजेनमुंड अपचयन कर दिया, यानी हाइड्रोजन का रिएक्शन कर दिया PdBSO4 की उपस्थिति में, तो भी आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। ठीक है, एल्डिहाइड मिलेगा। ये एल्डिहाइड बनाने के तरीके हैं। प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दिया, एल्डिहाइड मिलेगा। प्राथमिक अल्कोहल को कॉपर के साथ गर्म कर दिया, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो भी आपको एल्डिहाइड मिलेगा। एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन का रिएक्शन कर दो, रोजेनमुंड अभिक्रिया कर दो, तो भी आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा।
नाइट्राइल है जिसे आप साइनाइड कहते हो, उसका SnCl2HCl का रिएक्शन उसके ऊपर करा दो और फिर जल अपघटन कर दो तो भी आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। और एस्टर का एस्टर का जल अपघटन कर दोगे तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये एल्डिहाइड बनाने के तरीके हैं। इसके बाद आपको पता होनी चाहिए केवल कीटोन बनाने की विधियां। यदि सेकेंडरी अल्कोहल का आपने ऑक्सीकरण कर दिया तो आपको कीटोन मिलेगा, और यदि सेकेंडरी अल्कोहल का हाइड्रोजन निकालने वाला रिएक्शन यानी विहाइड्रोजनीकरण कर दिया, कॉपर के साथ गर्म कर दिया, तो आपको कीटोन मिलेगा। और CH3COCl यदि इसका रिएक्शन डाईमिथाइल कैडमियम से कर दिया तो भी आपको कीटोन मिल जाएगा। तो ये हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के तरीके। उसके बाद आती हैं हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं एल्डिहाइड या कीटोन की। ठीक है, यदि आप एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर NaHSO3 यानी सोडियम बाईसल्फाइड का रिएक्शन करोगे तो आपको वो एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है उसके ऊपर योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी और आपको सोडियम बाईसल्फाइड यौगिक मिलेगा। जैसे फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड, एसीटल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड, एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड। यदि एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर आप हाइड्रोजन साइनाइड का योग करोगे तो साइनोहाइड्रिन मिलेगा। और यदि एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रिएक्शन करोगे, ठीक है, तो यदि वो फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन यदि वो फॉर्मल्डिहाइड है तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ये बात तो हम पहले भी पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में। यदि एसीटल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और यदि एसीटोन है तो टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। वो जल अपघटन करने के बाद मिलेगा। यदि आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है उसके ऊपर ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करा दिया फिर उसका जल अपघटन करा दिया तो आपको इस तरह के यौगिक प्राप्त होंगे। और आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड और एसीटोन तीनों हमारे कोर्स में हैं। और यदि आपके पास मान लो एल्डिहाइड या कीटोन है उसके ऊपर आप NH2Z का रिएक्शन कर देते हो, Z जो है वो OH भी हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHC6H5 हो सकता है, NHCONH2, तो आपको ऐसा यौगिक मिलेगा कार्बन डबल बॉन्ड N और आगे वो Z जुड़ा हुआ, Z इनमें से कुछ भी हो सकता है। यदि एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन कर सकते हो जिंक Hg, जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में, यानी क्लीमेंसन अपचयन उसका करते हो तो आपको एल्केन मिलेगा। ठीक है, यानी CO ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है अपचयन करने पर। आपको बताया C डबल बॉन्ड O जो है उसका एक बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, और यहाँ टूटने से यहाँ 2H और यहाँ 2H जुड़ जाएंगे। उसके बाद यदि एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर आप NH2NH2 का रिएक्शन कर देते हो वुल्फ किस्नर अपचयन तो भी आपको एल्केन मिलेगा। यदि एल्डिहाइड या कीटोन का आप ऑक्सीकरण कर देते हो तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीकरण करने पर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। तो जितनी भी इस चार्ट में मैंने आपको रिएक्शन बताई है सारी रिएक्शन आपको करनी आनी चाहिए हर एक हालत में। आ जाते हैं आगे, अन्य प्रमुख अभिक्रियाएं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है यूरोट्रोपिन। जब आप फॉर्मल्डिहाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हो तो CH2O6N4 बनता है जिसे हम कहते हैं यूरोट्रोपिन, और ये रिएक्शन परीक्षा में आने के बहुत ज्यादा चांस हैं, ध्यान रखना। शिफ अभिकर्मक क्या होता है एक ये पता होना चाहिए, यह रोज एनिलीन तथा सल्फ्यूरस अम्ल का जल में विलयन है जिसका प्रयोग एल्डिहाइडों के परीक्षण में किया जाता है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड गुलाबी रंग देते हैं। उसके बाद एक आपको पता होना चाहिए रजतीकरण। रजतीकरण तो समझते हो आप, सिल्वर मिरर किस में मिलता है कि यदि आपके पास एल्डिहाइड है RCHO और उसका रिएक्शन टॉलेन अभिकर्मक के साथ करा दिया तो आपको ये सिल्वर का अवक्षेप मिलेगा, रजत दर्पण जिसे हम कहते हैं, सिल्वर मिरर। एक फेलिंग परीक्षण सबको पता होना चाहिए, ये जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सारे पता होने चाहिए। यदि आपके पास एल्डिहाइड है जैसे एसीटल्डिहाइड है उसका फेलिंग विलियन के साथ रिएक्शन करा दिया तो आपको क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप मिलेगा। ये फेलिंग विलियन और टॉलेन अभिकर्मक किस तरीके से एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं ये जरूर पता होना चाहिए आपको। एक पता होना चाहिए एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में आपके पास कोई ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, सिखाया था ना, और अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन आप जब लोगे और उसे अम्लीय या क्षारीय माध्यम जैसे तनु NaOH या तनु HCl की उपस्थिति में जब आप गर्म करोगे या क्रिया कराओगे
तो आपको एक यौगिक ऐसा मिलेगा जिसमें OH समूह भी होगा, CHO भी होगा, या OH और CO ग्रुप भी होगा। इसे हम कहते हैं एल्डोल यदि CHO ग्रुप है, और CO है तो कीटोल कहते हैं। और जब आप गर्म करोगे इसे, इसमें से H2O निकल जाता है और फिर एक ऐसा यौगिक आपको प्राप्त होता है जिसमें डबल बॉन्ड भी होता है। देखो ये डबल बॉन्ड है, और CHO या CO ग्रुप भी उपस्थित होता है। ठीक है, अब फिर आता है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होता है कि आपके पास भाई एल्डोल संघनन की खासियत यह है कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। यदि दोनों एल्डिहाइड या कीटोन एक जैसे हैं जिनमें आप एल्डोल संघनन दिखा रहे हो, तो उसे तो सरल एल्डोल संघनन या सामान्य एल्डोल संघनन कहते हैं। पर यदि दोनों एल्डिहाइड या कीटोन आपने अलग अलग प्रकार के लिए, तो ऐसे एल्डोल संघनन को हम क्रॉस एल्डोल संघनन या मिश्रित एल्डोल संघनन कहते हैं। और इसमें 4 तरह के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। ये चारों स्थितियां मैंने आपको सिखा रखी हैं कि ये 4 प्रोडक्ट कौन कौन से मिलेंगे और किस तरीके से मिलेंगे जब 2 अलग अलग तरह के यौगिक के बीच में एल्डोल संघनन क्रिया कराई जाएगी। फिर एक आपको पता होनी चाहिए कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है? आपके पास कोई ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए, केवल एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित ना हो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, ये 2 दिखाते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। तो उनकी जब भी 50% NaOH या 50% KOH के साथ आप रिएक्शन करोगे, तो आपको एक अणु तो ऐसा मिलेगा जिसमें इसका हुआ होगा ऑक्सीकरण, और एक ऐसा मिलेगा जिसमें इसका हुआ होगा अपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण से जो यौगिक बना उसका सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड इस रिएक्शन को दिखाते हैं। एक हेलोफॉर्म अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए। हेलोफॉर्म अभिक्रिया या तो उसमें ये वाला ग्रुप हो, ये तो पिछले चैप्टर में भी आई थी, CH3CO COCH3 ग्रुप हो, और या फिर CH3CHOH ग्रुप हो। ध्यान रखना ये 2 ग्रुप बताए थे आपको। ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी सबको आनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण एल्डिहाइड कौन कौन से हैं। एक तो फॉर्मल्डिहाइड की जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए, एक एसिटल्डिहाइड की होनी चाहिए, एक बेंजल्डिहाइड की होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम बेंजल्डिहाइड के निर्माण की विधियां तथा रासायनिक अभिक्रियाएं। बेंजल्डिहाइड का क्वेश्चन आता है क्योंकि ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। यदि आपके पास बेंजोइल क्लोराइड है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर COCl ग्रुप, और उसका आपने अपचयन कर दिया, तो आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। बेंजीन रिंग के ऊपर जब CHO ग्रुप अटैच होता है तो इसे ही तो कहते हैं बेंजल्डिहाइड। और यदि आपके पास टोलुइन है, टोलुइन का आपने CrO2Cl2 और CS2 कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराया, फिर इसका H3O पॉजिटिव यानी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कर दिया, तो भी आपको क्या मिल जाएगा? बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि आप CrO3 से रिएक्शन कर दो, फिर जल अपघटन कर दो, तो भी आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। या फिर आप पहले क्लोरीन का रिएक्शन कर दो, टोलुइन के ऊपर क्लोरीन का रिएक्शन कर दो सनलाइट की उपस्थिति में, फिर उसका जल अपघटन कर दो, तो भी आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के ये 1 2 3 तरीके हैं। यदि बेंजीन है उसके ऊपर आप CO और HCl का रिएक्शन कर देते हो, ठीक है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, जिसे गर्टरमैन कोच अभिक्रिया कहते हैं, तो भी आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। और फिनाइल साइनाइड के ऊपर यदि आपने पहले उसका अपचयन कर दिया SnCl2HCl से, फिर उसका जल अपघटन कर दिया, तो भी आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। और बेंजाइल क्लोराइड का जल अपघटन कर दिया अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, तो भी आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड बनाने के 1 2 3 4 5 6 7 तरीके हैं बेंजल्डिहाइड बनाने के। उसके बाद बेंजल्डिहाइड के रासायनिक गुण देखो। यदि बेंजल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करता है तो रजत दर्पण बनता है। एल्डिहाइड है ना, फेलिंग विलियन के साथ रिएक्शन कोई नहीं करेगा। बेंजल्डिहाइड फेलिंग विलियन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करोगे तो आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, क्योंकि आपको बताया CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? COOH ग्रुप में ऑक्सीडेशन करने पर। बेंजल्डिहाइड का आपने अपचयन कर दिया तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा, जो CHO ग्रुप है वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि बेंजल्डिहाइड के ऊपर आपने सांद्र NaOH या 50% NaOH का रिएक्शन कर दिया, जिसे आप कैनिजारो अभिक्रिया करते हो, तो एक तो बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा और एक सोडियम बेंजोएट मिलेगा, दोनों का मिक्सचर मिलेगा। और यदि बेंजल्डिहाइड के ऊपर आपने एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कर दिया तो आपको सिनेमिक एसिड मिलेगा। यदि बेंजल्डिहाइड के ऊपर आपने CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन कर दिया तो आपको सिनेमल्डिहाइड मिलेगा।
और यदि बेंजल्डिहाइड के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हो, सुन लेना ध्यान से, बेंजल्डिहाइड यही तो है, C6H5 को ऐसे लिख सकते हो और ये CHO। और यदि आप इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हो, जैसे हेलोजनीकरण करते हो, जैसे नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट, एसिटाइलीकरण, तो रिएक्शन यहाँ होगी मेटा पोजीशन पर। ये लिखा हुआ मेटा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि CHO ग्रुप एक मेटा डायरेक्टर ग्रुप है। बेंजीन रिंग के ऊपर जब CHO ग्रुप आ जाता है तो मेटा डायरेक्टर ग्रुप का तरह काम करता है। तो इस तरह आपको एल्डिहाइड और कीटोन में एक तो फॉर्मल्डिहाइड, एक एसिटल्डिहाइड, एक एसीटोन और एक बेंजल्डिहाइड, इनके रिएक्शन जरूर आने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल पर। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको पता है ना, जब COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है किसी यौगिक में तो उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और IUPAC नाम कार्बोक्सिलिक एसिड का जब भी आप लिखोगे IUPAC पद्धति में तो एल्केनोइक एसिड होता है, ये लिखा हुआ है एल्केनोइक अम्ल, जैसे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, भौतिक गुण आप पढ़ ही लोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के। अब आ जाओ यहाँ, चलो अच्छा थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता। अब आपको पता है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जब किसी क्षार के साथ इसका रिएक्शन कराओगे तो ये लवण बनेगा और जल बनेगा। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, दूसरी बात, ये इसे H पॉजिटिव को प्रदान कर देते हैं ना यहाँ से, तो RCOO नेगेटिव आयन बनेगा जब H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा। और अब एक बात ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन पेपर में आता है जो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, यह है प्रतिस्थापियों का अम्लीयता पर प्रभाव। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड पर यदि कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जाए, कोई भी ग्रुप अटैच हो जाए, तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को किस प्रकार से इफेक्ट करता है। तो ध्यान ये रखना है कि अम्लीयता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक अल्फा कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापियों का प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट है। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एल्काइल समूह अम्लीयता को घटाते हैं। यदि कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल अटैच हो गया ना अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। वो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा, ध्यान रखना। और यदि इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह कार्बोक्सिलेट आयन पर ऋणावेश को बढ़ाकर उसको अस्थायी कर देते हैं। सीधी सी बात है, सारी बातें समझा रखी है, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा इस रिवीजन में। ठीक है प्रोटॉन का त्याग और अधिक कठिन हो जाता है, अतः जैसे जैसे एल्काइल समूह का आकार बढ़ता है अम्लीयता घटती जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, जैसे ये फॉर्मिक एसिड है और यहाँ आ गया CH3 और यहाँ आ गया C2H5। अब किसी ने पूछ लिया फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो मैं कहूँगा ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये उससे कमज़ोर है और ये सबसे कमज़ोर एसिड है तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड ही, क्योंकि यहाँ तो H है, यहाँ CH3 है और यहाँ C2H5 है। और ये C2H5 जो है उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, ये तो दोबारा वही पेज आ गया, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ देखो, कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी घटती हुई अम्लीयता के आधार पर निम्न प्रकार व्यवस्थित किया गया है। यह है, इसके पास -I ग्रुप है, 3F है, CF3COOH सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मतलब जो +I ग्रुप होते हैं वे तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रबलता को घटा देते हैं, और जो -I ग्रुप होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है कार्बोक्सिलिक एसिड की। ध्यान रखना इस चीज़ को। जैसे फ्लोरीन तो पता ही है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, यदि इसकी जगह 3Cl आ गए तो वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो इससे कमज़ोर होगा। और यदि देखो 2Cl है, Cl 3 थे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ 2Cl है, कम होगी। अब क्या हुआ, इसकी जगह आ गया NO2 ग्रुप, तो और भी ज़्यादा कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसकी जगह आ गया आपका CN ग्रुप, और भी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब यहाँ F आ गया, और जो
इसके जस्ट बराबर वाले कार्बन पर एक F है, एक एक Cl है, एक Br है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जा रही। अब क्या हो गया, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है, बीटा बीटा हाइड्रोजन पर Cl आ गया, यहाँ C6H5 फिनाइल ग्रुप अटैच हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जा रही, C6H5 यानी अल्फा हाइड्रोजन के आगे C6H5 है। देखो यहाँ तो इसके जस्ट बराबर में था, यहाँ CH2 बीच में आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ और घट गई, और उससे कम होती है CH3COOH की, CH3 ग्रुप है यहाँ, और यहाँ C2H5 ग्रुप है, इसने एसिडिक स्ट्रेंथ को और ज़्यादा घटा दिया। तो एक अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए कि जो प्लस आई ग्रुप हैं वे जितने ज़्यादा जुड़ेंगे अम्लीय प्रबलता घटेगी, और जो माइनस आई ग्रुप हैं वे जितने ज़्यादा जुड़ेंगे अम्लीय प्रबलता बढ़ेगी। और जितने नज़दीक जुड़ते हैं हमें COOH ग्रुप के, जितने नज़दीक जुड़ते हैं उनका इफेक्ट उतना ज़्यादा होता है, चाहे वो प्लस आई ग्रुप हो चाहे माइनस आई ग्रुप हो। चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला होगा तो ज़्यादा बढ़ाएगा, COOH ग्रुप के ज़्यादा नज़दीक जुड़ा हुआ होगा, और घटाने वाला है तो COOH ग्रुप के ज़्यादा नज़दीक जुड़ा हुआ होगा तो उतनी ज़्यादा घटाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। उसके बाद अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियाँ तथा रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं निर्माण की विधियाँ। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के तरीके यहाँ दे रखे हैं 6 तरीके। यदि आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपने कर दिया तो सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, पहले तो एल्डिहाइड बनेगा फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। साइनाइड का जल अपघटन जब आप करोगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा आपको, एस्टर का जल अपघटन करोगे तो भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, एमाइड RCONH2 का जल अपघटन करोगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के ऊपर CO2 और शुष्क ईथर का रिएक्शन कराओगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा आपको, और ये है एसिड क्लोराइड RCOCl का जल अपघटन करोगे तो भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये 6 तरीके कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने के जरूर आने चाहिए, और ये जो रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की आपको जरूर आनी चाहिए। कितने रिएक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिएक्शन ये जरूर आनी चाहिए। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि इसके ऊपर आप H2SO4 या P2O5 के साथ इसे गर्म कर देते हो तो एनहाइड्राइड बनेगा, बनेगा ना एनहाइड्राइड। उसके बाद यदि आप इसके ऊपर NaOH का रिएक्शन करा देते हो Na की उपस्थिति में, और यह सोडियम कार्बोनेट का या सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करा देते हो तो सोडियम साल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का RCOONA। और यदि आप इसका सोडा लाइम का रिएक्शन इसके ऊपर कराते हो, जो कक्षा 10 में भी आप करा कर आए हो मीथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि में, कार्बोक्सिलिक एसिड पर सोडा लाइम का रिएक्शन कराओगे तो आपको एल्केन मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर PCl3 PCl5 या CO2 का रिएक्शन करा दो, CO2 नहीं SOCl2 होना चाहिए यहाँ, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, इन तीनों में से किसी का भी रिएक्शन करा दोगे तो एल्केनॉइल क्लोराइड यानी RCOCl आपको मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड पर अल्कोहल और सांद्र H2SO4 का रिएक्शन जब आप कराओगे, यानी एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर, एस्टरीकरण पढ़ ही रखा है आपने रिएक्शन। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने अपचयन कर दिया तो अल्कोहल बनता है, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने अमोनिया का रिएक्शन उसके ऊपर कर दिया तो आपको एमाइड मिलता है। डायरेक्ट इसे बनाने की जरूरत नहीं, सीधा एमाइड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड पर हाइड्रोजोइक एसिड N3H का रिएक्शन आप करा देते हो अम्लीय माध्यम में, स्मिट अभिक्रिया, तो आपको RNH2 मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन सारी सिखा रखी है और आगे आएंगी, कभी सोचो कि सर आगे रिएक्शन आप बताओगे या नहीं, हाँ आएंगी, जब रिवीजन चल रहा तो रिएक्शन आएंगी। देखो ऊपर एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति विभिन्न अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार है। HCOOH सबसे बढ़िया रिएक्शन दिखाता है एस्टरीकरण में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे कमजोर एसिड, उससे कमजोर एसिड, उससे कमजोर एसिड, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ इन चारों में इसकी सबसे ज्यादा है, इसलिए एस्टरीकरण अभिक्रिया सबसे बढ़िया दिखाएगा फॉर्मिक एसिड। उसके बाद व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक तो फॉर्मिक अम्ल की जानकारी आपको होनी चाहिए बिल्कुल, और एक फॉर्मिक अम्ल के बारे में यहाँ दिया गया है कि फॉर्मिक अम्ल टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करके रजत दर्पण बनाता है, यानी टॉलेन अभिकर्मक के साथ ये रिएक्शन करता है। एक तो फॉर्मिक एसिड, आगे आएगी रिएक्शन बहुत बढ़िया तरीके से। एक आपको एसिटिक अम्ल के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए,
तो इस तरीके से हमने पहला पड़ाव अपना पूरा कर लिया, हमने फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लिया। अब हम आ चुके हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इन्हें हम वन बाय वन देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम है। यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम, तो क्वथनांकों का बढ़ता क्रम में सही क्रम ये है, आप इस क्रम के ऊपर ही ध्यान दो, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा। देखो इसमें तो है, ये क्या है, ये है ब्यूटेन। एल्केन का क्वथनांक सबसे कम होता है, कार्बन सब में चार चार ही है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। एल्केन के बाद आ गया आपका, देखो ईथर। एल्केन से ज्यादा क्वथनांक ईथर का होता है, और ईथर से ज्यादा क्वथनांक यहाँ किसका है, एल्डिहाइड का। चार चार कार्बन है हर जगह, अणुसूत्र एक जैसा है सबका, और यहाँ भी चार कार्बन है पर ये अल्कोहल है। तो आपको ये तो क्रम पता ही है, एल्केन से ज्यादा क्वथनांक ईथर का होता है, ईथर से ज्यादा क्वथनांक एल्डिहाइड का, और सबसे ज्यादा इन चारों में अल्कोहल का होगा, क्योंकि अल्कोहल बनाएगा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इटार्ड अभिक्रिया में टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं। ये ध्यान रखना है, टोलुइन है आपका बस C6H5CH3, उसे C6H5CHO में ऑक्सीडाइज करने के लिए आप CrO2Cl2 का इस्तेमाल करोगे। इस रिएक्शन को हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, देख रहे ना, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टोलेन अभिकर्मक से होती है। आपको बताया टोलेन अभिकर्मक सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, इसके साथ नहीं करता, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं। ठीक है, एल्डिहाइड का भाई कीटोन है, उसके साथ भी रिएक्शन नहीं करता टोलेन अभिकर्मक, क्योंकि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। दुर्बल ऑक्सीकारक है तो वो सिर्फ एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन को और किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन इसे भी ऑक्सीकृत कर देगा, इसे भी कर देगा, इसे भी, ये तो CHO है ना, और इसमें भी CHO वाला ही गुण है। देखो देखो CHO ग्रुप तो इसमें भी आ गया, तो फेलिंग विलयन तो ऑक्सीकृत कर देगा इन तीनों को, फेलिंग विलयन इसे नहीं ऑक्सीकृत करने का। ठीक है, जब फेलिंग विलयन इसे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो फेलिंग विलयन को ये अपचयित नहीं कर सकता है, क्योंकि फेलिंग विलयन तो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। कैनिजारो अभिक्रिया वो देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। कैनिजारो अभिक्रिया देने वाले मुख्य रूप से दो हैं, एक तो C6H5CHO यानी बेंजल्डिहाइड, और एक HCHO फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ देख लो, हाँ ये तो फॉर्मल्डिहाइड तो देगा, बेंजल्डिहाइड भी देगा। ट्राई मिथाइल एसीटल्डिहाइड, ट्राई मिथाइल CH3, 3 मिथाइल ग्रुप बनाऊं, लो, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी देगा। भाई CHO ग्रुप के जस्ट बराबर वाला कार्बन ही तो अल्फा कार्बन कहलाएगा, जो मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन होता है, उसके जस्ट बराबर वाले कार्बन को अल्फा कार्बन हम कहते हैं। तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर इसमें है अल्फा हाइड्रोजन। देखो CH3CHO, ये मुख्य कार्बन, इसके जस्ट बराबर वाला अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दिखाता, तो सही उत्तर इसका ए है। कैनिजारो अभिक्रिया वही दिखाता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जबकि एल्डोल संघनन वो दिखाता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। वॉल्फ किस्नर अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। वॉल्फ किस्नर अपचयन जब भी करोगे तो आपको एल्केन मिलेगा। नेक्स्ट, कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया जब आप करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड से दो चीज बनेगी, एक तो बनेगा HCOONA और एक बनेगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल। दो चीज बनेगी, इसमें तो दो में से एक दे रखी इन्होंने। और कैनिजारो अभिक्रिया तो फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर ही सिखा रखी है आपको। नेक्स्ट, कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कैनिजारो अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, बेंजल्डिहाइड के पास, बेंजीन रिंग उसके जस्ट ऊपर CHO। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। कितना बढ़िया। कैनिजारो अभिक्रिया को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना बेटे आप, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, आपको पता होगा कैनिजारो अभिक्रिया का। नेक्स्ट, फॉर्मेलिन जलीय विलयन है। भाई फॉर्मेलिन तो फॉर्मल्डिहाइड का ही तो जलीय विलयन होता है। फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड का ही तो जलीय विलयन होता है। नेक्स्ट, एसिल क्लोराइड के रोजेनमुंड अपचयन से प्राप्त होता है। एसिल क्लोराइड CH3COCl, इसका अपचयन जब आप करोगे तो आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। देखो मैं बता देता हूँ, CH3COCl जब आप इसका अपचयन करोगे ना, ऐसा करोगे, ऐसे देखना क्या बना है, CH3CHO ही तो मिला। CHO किसे कहते हैं? एल्डिहाइड को। एसिटल्डिहाइड मिलेगा। एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड? एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट, जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो एनहाइड्राइड मिलेगा। एसिटिक अम्ल ये है CH3COOH और CH3, दो अणु लेने पड़ेंगे हमें, और P2O5 के साथ जब आप गर्म करोगे इसे फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहाँ से H यहाँ से OH निकल जाएगा, H2O। तो अब बताना जरा, CH3CO CH3CO और बीच में O, देखना CH3CO का होल ट्वाइस और बीच में O, यही नहीं बना उत्तर, इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल की हाइड्रेजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री C पर क्रिया करने से बनता है एसिटिक अम्ल और हाइड्रेजोइक एसिड। लो देखो, एसिटिक अम्ल ये होता है CH3COOH और हाइड्रेजोइक एसिड होता है N3H। ठीक है, N3H, यहां से नाइट्रोजन गैस निकलेगी। यहां से तो निकल गई नाइट्रोजन गैस, और क्या था? एसिटिक अम्ल था ना, यहां से तो नाइट्रोजन गैस निकल गई, और साथ में निकलेगी यहां से हमें, ठीक है, और यहां से निकलेगा CO2 गैस। अब क्या बचेगा हमारे पास? CH3, एक N और दो H, CH3NH2, CH3NH2 यानी CH3 मिथाइल NH2 एमीन, यह है सही उत्तर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त है। ये तो ध्यान रखना है आपको, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में सिर्फ अभिकर्मक से हम विभेद करते हैं, एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन दिखाएगा। नंबर 15, बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण करने पर प्राप्त होता है। आपको बताया था मेटा प्रोडक्ट मिलता है बेंजल्डिहाइड से, सारे प्रोडक्ट मेटा, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैलोनिक अम्ल का सूत्र है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कभी नहीं आया हालांकि, पर पता होना चाहिए आपको। ये तो है ऑक्जेलिक एसिड भाई, ये है मैलोनिक एसिड, और ये है एडिपिक एसिड, और ये साइट्रिक एसिड, खट्टे फलों में जो होता है। ठीक है, कौन सा है मैलोनिक एसिड? वो है ऑक्जेलिक एसिड, एडिपिक एसिड, मैलोनिक एसिड, साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक X जल अपघटित होकर अस्थायी यौगिक Y बनाता है जो पुनर्विन्यास पर यौगिक C2H5ON, तो गलत छप रहा भाई, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, इसे स्किप करो, आगे चलो, C2H5ON। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि ये है हमारे पास एक यौगिक, ये C6H5 ग्रुप नहीं है, फिनाइल ग्रुप नहीं है, एक ही बॉन्ड है डबल, CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, तो ये जो CH2OH है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, यहाँ CHO आ जाएगा, और फिर ये क्या है? ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, टॉलेन अभिकर्मक, ये CHO कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। लो ये है इसका आंसर, A और B। देखो इसमें B बताना था क्या है, ये तो यही है बस, ये B है इसका सही उत्तर, दोनों बार ऑक्सीडेशन होगा। ये क्वेश्चन तो आपको करवा रखे हैं मैंने फ्रेश लेक्चर्स में भी।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोच अभिक्रिया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कोच अभिक्रिया ऐसी होती है, डबल बॉन्ड पर कार्बन मोनोऑक्साइड और जल का रिएक्शन, जैसे आप कहते हो जल गैस, जल गैस का रिएक्शन करना है, ये बनेगा। नेक्स्ट, इन्होंने कहा ये आपके पास एक यौगिक है, इसे गर्म करना है तो क्या बनेगा, गर्म करने पर क्या बनेगा, CO2 गैस निकाल दो ऊपर से या नीचे से, क्या बनेगा, RCH2COOH। देखो ये रहा RCH2COOH, सही उत्तर ये है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कथन ए, कथन वाले अपने आप कर लेना, ये तो इसमें तो कोई वो नहीं है। तीसरे पड़ाव पर आ जाओ आप। अब हम आ चुके हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो 2 नंबर के परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित को घटते हुए अम्लीयता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब घटते हुए अम्लीयता के क्रम में व्यवस्थित करना है, 2017 का क्वेश्चन है। ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड से कम एसिडिक होता है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और सबसे कम होता है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC पद्धति में नाम। अब IUPAC नाम तो आप कर लोगे अपने आप, इसे तो मैं आपको IUPAC नाम तो ये प्रैक्टिस कहीं बहुत करा रखी है आपको, इसे तो आप अपने आप कर लेना बस। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कार्बोनिल समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति को समझाइए। कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल तो ग्रुप ये होता है भाई, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। दोनों की नेचर बतानी है, तो इसमें तो आपको बताना है, एक तो इसमें कार्बन का संकरण बता दो, sp2 होगा। एक बता दो कि कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ सरके हुए होंगे, जिसकी वजह से यहाँ स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, ध्रुवीय। ये तो बता दो इसके बारे में। और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें COOH ग्रुप की, देखो इस COOH ग्रुप की बात करो, इसमें यहाँ भी क्या होगा, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा सरकेगा, वहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऑक्सीजन की तरफ सरकेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं सॉरी इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं, यहाँ जो है इन्होंने कहा कि इसमें अनुनाद आपको देखने को मिलता है, एक तो ऐसा और एक ऐसा, यहाँ नेगेटिव चार्ज चला गया, यहाँ पॉजिटिव, फिर वहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये आपस में बदलते रहते हैं, बस यही बताना है आपको इसमें। अगला क्वेश्चन है स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की क्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। देखो ये साइनाइड है RCN, इसका आपने अपचयन कर दिया। जब आप अपचयन करोगे तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इधर एक H इधर, क्या बना RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH। फिर आप इसका कर दो जल अपघटन, ठीक है, अम्लीय माध्यम है, देखो H3O पॉजिटिव, तो जल अपघटन करोगे दोनों हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ेंगे और ऑक्सीजन यहाँ, अम्लीय माध्यम में ऐसे ही होता है जल अपघटन, अमोनिया गैस तो निकल जाएगी अलग, और ये RCHO बन गया। अब आप R की जगह चाहे कुछ भी ले लो, जैसे R की जगह इन्होंने C2H5 ले लिया, R की जगह आप CH3 ले लो, तो ये होती है स्टीफेन अभिक्रिया, जब एक साइनाइड का अपचयन करने पर ये प्रोडक्ट बनता है, फिर उसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर आपको एल्डिहाइड मिल जाता है। पेंटेन 2 ऑन तथा पेंटेन 3 ऑन के मध्य विभेदीकरण के लिए एक परीक्षण लिखिए। पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। पेंटेन 2 ऑन तो वो होगा जिसमें दूसरे कार्बन पर ये होगा CO ग्रुप, और पेंटेन 3 ऑन ये होगा 1 2 3 4 5, यहाँ होगा। हाइड्रोजन पूरे कर सकते हो, इनमें अंतर बताना है। पेंटेन 2 ऑन तो ये है, दूसरे कार्बन पर कीटोन, इसमें तीसरे कार्बन पर कीटोन, चाहे इधर से गिन लो चाहे उधर से। तो हम यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ये CH3 है देखो, और इस ग्रुप को पहचान गए होंगे आप, COCH3 हेलो फॉर्म रिएक्शन दिखाएगा, और इसमें यहाँ CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा, तो इसमें तो COCH3 ग्रुप है ही नहीं, वो हेलो फॉर्म अभिक्रिया नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा हेलो फॉर्म अभिक्रिया। तो इसमें हमने लिखा आयोडोफॉर्म परीक्षण,
सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ गर्म करने पर पीला अवक्षेप बनाता है। पेंटेन 2 ऑन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है क्योंकि यह COCH3 समूह रखता है। देखो COCH3 ग्रुप है, जबकि पेंटेन 3 ऑन यह परीक्षण नहीं देता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास, 5 कार्बन वाला एक यौगिक है C5H10O, अणुसूत्र वाला यौगिक A आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, यानी उसमें COCH3 ग्रुप है नहीं, परंतु अपचयित होने पर नॉर्मल पेंटेन देता है। यौगिक A का नाम, संरचना सूत्र तथा संबंधित अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। अब देखो आपके पास 5 कार्बन वाला, नहीं 5 नहीं, कितने थे, 5 ही थे, 5 कार्बन वाला कोई ऐसा यौगिक बनाना है जिसमें COCH3 ग्रुप ना आए। जैसे यहाँ देखो ये यौगिक बनाए इन्होंने, है तो नहीं कहीं भी COCH3 ग्रुप, और इसमें भी नहीं है, CO के साथ कहीं भी CH3 नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट तो दे ही नहीं सकते हैं। पर ये तो इसमें, ये तो एल्डिहाइड है देखो, और ये है कीटोन। आप किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कर दो तो एल्केन तो बनेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पर्किन अभिक्रिया और बेंजोइन संघनन। पर्किन अभिक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले पर्किन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। पर्किन अभिक्रिया में आपके पास बेंजल्डिहाइड है और इसका रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो सिनेमिक एसिड बनता है। यह है पर्किन अभिक्रिया। ठीक है, बेंजल्डिहाइड एनहाइड्राइड करा रखा है रिएक्शन, एनहाइड्राइड को CH3CO ऊपर लिखो, नीचे लिखो, बीच में O, एक बॉन्ड तोड़ दो, एक तरफ इसमें से जोड़ना है, हाँ एक तरफ जो ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे, सिनेमिक एसिड बन जाएगा C6H5CH COOH। उसके बाद इन्होंने कहा है बेंजोइन संघनन। अच्छा एक बात बताऊं आपको, यदि आप YouTube पर सर्च करते हो नेम रिएक्शंस बाय KMD सहारनपुर, तो पूरे के पूरे किताब के जितने भी नेम रिएक्शन है वे सारे आ जाएंगे आपके सामने, एक ही लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन सारे आ जाएंगे। उसमें हर एक रिएक्शन को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। फिर आती है बात बेंजोइन संघनन की, तो इसमें हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, कितने अणु ले रखे बेंजल्डिहाइड के, 2, और गर्म कर दिया इन्हें, तो एक तरफ से H एक तरफ से OH निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें बेंजोइन। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया, निम्नलिखित क्रियात्मक समूहों को परिवर्तित करने में प्रयुक्त होने वाले अभिकर्मक को लिखिए। CHO को CH2OH में बदलना, कोई भी एक अपचायक इस्तेमाल कर लो, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। साइनाइड को COOH में कन्वर्ट करना, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कर दो, पूर्ण जल अपघटन। COOH को H में कन्वर्ट करना है तो सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कर दो। ठीक है, COOH को COCl में कन्वर्ट करना तो चाहे तो PCl3 चाहे PCl5 या SOCl2, तीनों में से किसी के साथ रिएक्शन कर दो। ये चारों तरह के रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, यही बात यहाँ लिखी हुई होंगी, उत्तर में देख लेना। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ, ये एसीटोन है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करानी है। भाई एसीटोन को ऐसे लिखा करो ना, ये है एसीटोन, अमोनिया HNH2 है ना, अमोनिया HNH2। एसीटोन के 2 अणु हैं। वैसे तो आप रिएक्शन ऐसा कर सकते हो कि जब आप इसका रिएक्शन करोगे तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ तो NH2 जुड़ेगा, एक तरफ OH, ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, और यदि 2 ले लिया आपने अणु एसीटोन के, एक तो ये रहा CH3COCH3 और एक ये रहा CH3COCH3, तो एक तो H यहाँ से गया, एक H यहाँ से गया, नहीं यहाँ से O गया, यहाँ से H और यहाँ से H, एक H2O निकल गया, और ये 2 अणुओं के साथ ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इस समीकरण को पूरा करना है,
ये हमारे पास है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन। हाँ, ये तो फ्रीज पुनर्विन्यास है, इसे कहते हैं फ्राइस पुनर्विन्यास। ये जो COCH3 ग्रुप है, यहाँ H और यहाँ H है, या तो यहाँ से H वहाँ चला जाएगा या तो यहाँ से जाएगा, COCH3 नीचे आ जाएगा यहाँ। फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलीकरण जो है वो फ्रीज पुनर्विन्यास के अनुसार होता है। देखो ऐसा ही हुआ यहाँ, देखो यहाँ जो है COCH3 यहाँ से या तो यहाँ आ गया या तो यहाँ आ गया, और यहाँ आया होगा तो यहाँ से H पहुँच गया वहाँ, यहाँ आया होगा तो यहाँ से H पहुँच गया वहाँ। फ्रीज पुनर्विन्यास होता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी बहुत। इन्होंने कहा कि यद्यपि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने NCERT का, यद्यपि फिनॉक्साइड आयन की संरचनाएं कार्बोक्सिलिक आयन की तुलना में अधिक हैं। फिनॉक्साइड आयन की तो 5 है अनुनादी संरचनाएं और कार्बोक्सिलेट आयन की 2 हैं, परंतु कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल की अपेक्षा प्रबल अम्ल है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो 2 अनुनादी संरचनाएं हैं उसमें नेगेटिव चार्ज अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन के ऊपर होता है, जबकि फिनॉक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचनाओं में से 3 अनुनादी संरचनाओं में नेगेटिव चार्ज कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन के ऊपर होता है। ये चीज पहले भी सिखाई जा चुकी है आपको। देखो ये कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है कार्बन के मुकाबले, इसलिए ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर से हैं। और यदि आप फिनॉक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचनाएं देखते हो तो 5 में से सिर्फ 2 पे ही नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर मिलेगा, बाकी 3 के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर मिलेगा जो कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, इसलिए ज्यादा स्थायी नहीं मानी जाती। यह कारण है इसका, और रिवीजन की तरह ही पढ़ेंगे हम यहाँ। बहुत बढ़िया तरीके से आपको फ्रेश लेक्चर में ये सारी बातें एक्सप्लेन की जा चुकी हैं, यहाँ तो रिवीजन चल रहा है। 12वां क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल की टॉलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसे बहुत याद करके जाना है। फॉर्मिक एसिड है, ये इसे लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मिक एसिड है, टॉलेन अभिकर्मक है, रिएक्शन करोगे तो रजत दर्पण मिलेगा, इसे पक्का याद करके जाना है, ध्यान रखना। ए को पहचानिए। इन्होंने कहा कि साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो आप अम्लीय माध्यम में जल अपघटन ही तो कर रहे होगे। ए का मतलब ये है H2O HCl, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। और बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना, बेंजीन है CH3Cl का रिएक्शन कर दो, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलीकरण, HCl निकल जाएगा, टोलुइन बन जाएगा। टोलुइन का ऑक्सीकरण कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट, ए व बी को पहचानना है। यह है एमाइड। एमाइड का आपने P2O5 के साथ गर्म कर दिया, पानी निकाल देता है, यहाँ से H2 यहाँ से O, साइनाइड बन जाएगा। ये बन गया साइनाइड, ये देखो साइनाइड बन गया। फिर साइनाइड का आप चयन करोगे, यहाँ से 2 बॉन्ड तोड़ दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, 2 यहाँ, CH3CH2NH2। देखो कहाँ लिखा हुआ फाइनल, CH3CH2NH2 नहीं है क्या कहीं? बस यही तो दिखाना था, जल अपघटन तो करना ही नहीं था। यहाँ आप CH3CH2NH2 एमीन बनाओगे बस, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। इन्होंने जल अपघटन क्यों कर दिया जब पूछा ही नहीं था इन्होंने। नेक्स्ट, एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में से कैसे परिवर्तित करोगे? यौगिकों में एथेनॉल को, एथेनॉल ये होता है जिसे आप एसिटल्डिहाइड कहते हो, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, या एल्डोल संघनन दे दिया इन्होंने। जब एथेनॉल के 2 अणु तनु NaOH के साथ आप इन्हें रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। और ब्यूटोइन कब बनेगा? जब गर्म करके इसमें से H2O निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा दूसरे कार्बन पर। यह एल्डोल संघनन है। एसिटल्डिहाइड में एल्डोल संघनन पूछ लिया इन्होंने इस तरीके से, देखो 2025 में बच्चे परेशान हो जाएंगे। एथेनॉल यानी एसिटल्डिहाइड, और उससे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है यानी एल्डोल संघनन करना है, और ब्यूटोइन बनाना है तो उसे गर्म करके उसमें से H2O को रिमूव करना है। एल्डोल संघनन पूछ लिया एसिटल्डिहाइड का, पेपर सेटर बहुत खतरनाक था। चौथे पड़ाव पर हम आ चुके हैं अपने चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न का भाग नंबर 1, जो 3 नंबर के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है रोजेनमुंड अपचयन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। देखो ये होता है कि आपके पास बेंजोइल क्लोराइड है, उसके ऊपर हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दो PdBSO4 की उपस्थिति में। वास्तविकता में आपको इसका अपचयन करना है HH। क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड इसे कहते हैं रोजेनमुंड अपचयन। फिर दूसरा कौन सा पूछा था इन्होंने, इथाइन पर H2SO4 HgSO4 की उपस्थिति में जल की अभिक्रिया। इथाइन यानी जिसे आप इथाइलिन कहते हो, C2H एसिटिलीन, इसके ऊपर अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करना है। अम्लीय माध्यम में जब भी जल अपघटन करते हो, मुझे ये दिखाई दे रहे हैं तीनों, तो हम यहाँ दोनों हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, ऑक्सीजन यहाँ 2 बॉन्ड तोड़कर CH3 सिंगल बॉन्ड CHO एसिटल्डिहाइड बनेगा, जिसे आप इथेनॉल भी कहते हो। नेक्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड एवं एसिटल्डिहाइड में विभेद कीजिए। इधर परीक्षण का नाम फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। भौतिक अवस्था, फॉर्मल्डिहाइड गैस है, एसिटल्डिहाइड द्रव है। गंध, फॉर्मल्डिहाइड की तीक्ष्ण गंध होती है, एसिटल्डिहाइड की एक विशिष्ट गंध होती है पर बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं होती। उसके बाद क्लोरीन के साथ क्रिया, हैलोजनीकरण, अभिक्रिया नहीं होती। फॉर्मल्डिहाइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एसिटल्डिहाइड रिएक्शन करेगा क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, यहाँ रिएक्शन करेगा, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड या क्लोरल बनेगा। यदि आप NaOH के साथ अभिक्रिया करते हो यानी आइडोफॉर्म रिएक्शन करते हो, तो फॉर्मल्डिहाइड आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, जबकि एसिटल्डिहाइड आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा क्योंकि इसमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है। देखो COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया, प्राथमिक अल्कोहल बनेगा, इसमें सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और NaOH के साथ क्रिया, यह सांद्र NaOH के साथ क्रिया, ये तो दिखाएगा आपका वो क्या कहते हैं उसे, कैनिजारो अभिक्रिया, फॉर्मल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड दिखाएगा एल्डोल संघनन। पता है ना कौन दिखाएगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो तो कैनिजारो अभिक्रिया दिखाता है NaOH के साथ, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है जैसे एसिटल्डिहाइड वो दिखाता है एल्डोल संघनन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं NCERT एग्जाम्पलर का है। जब एक द्रव A की एक ताजे बने हुए अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ क्रिया करते हैं, हाँ अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट समझते हो आप, टॉलेन अभिकर्मक, तो यह चमकदार रजत दर्पण देता है, यानी ये एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड ही तो करता है टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से। यह द्रव सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करने पर एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस बनाता है। बिल्कुल एल्डिहाइड कर सकता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है। द्रव B भी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस बनाता है, किंतु यह अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के साथ परीक्षण नहीं देता। इसका मतलब द्रव B है कीटोन, वो पहले वाला एल्डिहाइड है, यह कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों इसके साथ तो रिएक्शन कर लेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, जबकि अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट यानी टॉलेन अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड तो रिएक्शन कर लेगा पर कीटोन रिएक्शन नहीं करेगा। तो इन्होंने कहा दोनों द्रवों में से कौन सा एल्डिहाइड है। इन अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण लिखिए, तो हम बताएंगे जी जिसने टॉलेन अभिकर्मक यानी अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके रजत दर्पण दिया यानी A, वो तो एल्डिहाइड है, और जिसने अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट यानी टॉलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन नहीं की, रजत दर्पण नहीं बनाया, वो कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। देखो एल्डिहाइड या कीटोन हो, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ कोई भी रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देगा। हम तो इससे डायरेक्ट ये बनाओ ना आप। उसके बाद एल्डिहाइड तो रजत दर्पण देगा टॉलेन अभिकर्मक के साथ, कीटोन नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में ABC यौगिकों के नाम लिखिए। यह है एसिटिक एसिड, अमोनिया का रिएक्शन कराना है इसके ऊपर, फिर इसका NaOBr का रिएक्शन, फिर NaNO2HCl का रिएक्शन कर दोगे। देखो यहां देखो, अमोनिया का रिएक्शन करोगे HNH2, यहां से तो OH निकलेगा, यहां से H, CONH2 ये बन गया एमाइड। अब इसके ऊपर आप NaOBr का रिएक्शन कराओगे तो बीच में से CO गायब हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा CH3NH2 जिसे हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। और फिर इसके ऊपर NaNO2HCl का रिएक्शन कराओगे
NaNO2 HCl का मतलब पता क्या होता है? ये होता है इसका मतलब ये HNO2। और HNO2 कैसे रिएक्शन करता है? OHNO। मेन चीज है CH3OH, ये बन गया मेन, तीर के नीचे लिखना चाहिए था CH3OH। निम्नलिखित में विभेद कीजिए। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर बताना है, एसिटोफिनोन और बेंजेफिनोन में अंतर बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में क्या अंतर है। टॉलेन अभिकर्मक, एसिटल्डिहाइड ताजा बना हुआ अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन या टॉलेन अभिकर्मक के साथ जब भी रिएक्शन करेगा रजत दर्पण देगा, क्योंकि ये एक एल्डिहाइड है एसिटल्डिहाइड। कीटोन नहीं करेगा रिएक्शन टॉलेन अभिकर्मक के साथ। फेलिंग विलयन, जब आप एसिटल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करोगे तो लाल भूरा अवक्षेप आपको मिलेगा, जबकि एसीटोन फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि आपका टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन इन दोनों के साथ एल्डिहाइड ही रिएक्शन कर सकता है, कीटोन रिएक्शन नहीं करता। उसके बाद शिफ अभिकर्मक, एसिटल्डिहाइड शिफ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग देता है, ध्यान रखना शिफ अभिकर्मक के साथ ये गुलाबी रंग देगा एल्डिहाइड, और ये क्रिया नहीं करेगा एसीटोन। मर्क्यूरी क्लोराइड, एसिटल्डिहाइड मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ काला अवक्षेप देता है और ये मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। फिर अगला पार्ट था एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन। एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन समझते हो? ये होता है, देखो जब आपके पास यहाँ बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर COCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये तो है एसिटोफिनॉन। और बेंजोफिनॉन वो है कि जिसमें इधर भी बेंजीन रिंग है और यहाँ CO है और इधर भी बेंजीन रिंग है, इसे कहते हैं हम बेंजोफिनॉन। इनमें डिफरेंस बताना आपको। देख रहे हैं ना, यहाँ COCH3 ग्रुप दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें तो नहीं है। अब देखो सबसे पहले आयोडोफॉर्म परीक्षण ही आ गया। एसिडोफिनॉन मिथाइल में मिथाइल कीटोन है यानी COCH3, अतः यह आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा, आयोडोफॉर्म बना देगा। वो आयोडोफॉर्म नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास COCH3 ग्रुप नहीं है, उसमें तो दोनों तरफ C6H5 ग्रुप है ना, ये डिफरेंस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के संभावित कारण दीजिए। साइक्लोहेक्सेनोन अच्छी लब्धि में साइनोहाइड्रिन बनाता है, परंतु 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन ऐसा नहीं कर पाता है, क्यों? देखो ये साइनाइड के साथ रिएक्शन नहीं करने का वो करेगा, क्योंकि साइनाइड जब अटैक करेगा तो यहाँ भीड़ भड़ाका देखो। तो 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन के ऊपर त्रिविम विन्यासी बाधा बहुत ज़्यादा है, इसलिए CN नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ इतनी भीड़ नहीं है, यहाँ आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। यही कारण है इसका जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि साइक्लोहेक्सेनोन अच्छी लब्धि में साइनोहाइड्रिन बना देगा, जबकि 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन ऐसा नहीं कर पाता। नंबर 2, सेमी कार्बेजाइड में 2 NH2 समूह होते हैं, परंतु केवल एक NH2 समूह ही सेमी कार्बाजोन विचरण में प्रयुक्त होता है। अब देखो इसमें 2 NH2 ग्रुप हैं, एक तो ये रहा और एक तो ये रहा, पर सच्चाई ये है कि ये वाला NH2 ग्रुप तो फ्री है रिएक्शन करने के लिए, ये वाला NH2 ग्रुप रिएक्शन करने के लिए फ्री नहीं होता, क्योंकि ये CO ग्रुप के साथ अनुनाद दिखाकर अपनी अनुनाद दिखाने के कारण ये स्थायी हो जाता है, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। सिर्फ जो NH2 ग्रुप NH से जुड़ा हुआ है वो ही उपलब्ध होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसलिए भले ही 2 NH2 ग्रुप हैं पर उनमें से केवल वो वाला NH2 ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जो NH के साथ जुड़ा हुआ है। जो NH2 ग्रुप CO के साथ जुड़ा हुआ है वो अनुनाद दिखाने के चलते स्थायी हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एल्कोहल से अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर के यानी एसिड प्लस एल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर, एस्टर के बनाने के समय या विरेचन के समय जल तथा एस्टर जैसे ही निर्मित होते हैं उसको निकाल दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा, कहाँ गया, ये रहा, एसिड प्लस एल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर। ये कह रहे कि जब एस्टरीकरण आप करते हो तो एस्टर और पानी को निकालते रहना चाहिए लगातार। इसका कारण यह है कि ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यदि इसे और इसे हटाएंगे नहीं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में एस्टर प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए जो भी एस्टर और वाटर बनता है उन्हें तुरंत साथ के साथ निकालते रहो, अलग करते रहो, जिससे रिएक्शन विपरीत दिशा में ना चले और आपको अच्छी लब्धि प्राप्त हो। हम आ चुके हैं अपने 5वें पड़ाव पर, लघु उत्तरीय प्रश्न का भाग संख्या 2। फॉर्मिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल में कैसे विभेद करेंगे? फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में हमें डिफरेंस बताना है। अम्ल के उदासीन विलयन में फेलिंग विलयन डालकर, फेलिंग विलयन के साथ ये रिएक्शन करेगा,
ठीक है, अभी बताया था मैंने HCOOH में ये रिएक्शन करेगा, वो नहीं करने का। अम्ल के उदासीन टॉलेन अभिकर्मक के साथ ये रिएक्शन करेगा, वो नहीं करेगा। मर्क्यूरी क्लोराइड विलियन ये रिएक्शन करेगा, वो नहीं करेगा। वैसे तो इन दो को ही लिख दिया करो बस, टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन को लिख दिया करो। सांद्र H2SO4 फॉर्मिक अम्ल जब भी रिएक्शन करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो प्रज्वलित करने पर नीली ज्वाला देती है, और वो रिएक्शन नहीं करने का। उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करता, वो रक्त जैसा लाल रंग देता है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ उपचारित करने पर, गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है, जो ब्रोमीन एवं KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक सी बनाता है। अच्छा, ABC यौगिक की संरचनाएं एवं इनके नाम लिखिए। देखो, बेंजोइक अम्ल है, जब आप अमोनिया का रिएक्शन इसके ऊपर कराओगे तो ये CONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके ऊपर Br2KOH का रिएक्शन कराओगे, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया हो जाएगी। ये होता है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, इससे होती है Br2KOH से, CO गायब हो जाएगा बीच में से और एनिलीन बन जाएगा। नेक्स्ट, ये रिएक्शन लिखनी है, फालतू की चीज कुछ नहीं लिखनी है आपको। उसके बाद एसिटल्डिहाइड बनाने की ऑक्सीकरण एवं उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। एसीटोन की संघनन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। संघनन का मतलब एल्डोल संघनन पूछा है इन्होंने। तो ये एसिटल्डिहाइड हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, उसका ऑक्सीकरण कर दो, एसिटल्डिहाइड बन गया। ठीक है, और आपके पास है CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल को कॉपर के साथ गर्म कर दो, हाइड्रोजन निकल जाएगी, बन गया CH3CHO। दो तरीके। संघनन अभिक्रिया में हमने एसीटोन का एल्डोल संघनन दिखा दिया, देखो गर्म करोगे H2O भी निकल जाएगा उसमें से। उसके बाद नंबर 4 है, एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की एक सामान्य विधि की अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। एसीटोन के दो उपयोग, ये तो कर लोगे भाई, बनाने की विधियां तो आप कर ही लोगे। अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, छठे पड़ाव पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर वाले। निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखने हैं। IUPAC नाम की प्रैक्टिस आपको करवा दी गई है, मैं दोबारा IUPAC नाम यहाँ नहीं कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कीटोन बनाने की 5 विधियां लिखनी है, रासायनिक समीकरण। अब कीटोन बनाने के 5 रासायनिक समीकरण आप लिख सकते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है, हमने तो बहुत बहुत तरीके सिखा रखे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रूपांतरणों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन्होंने कहा ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है। ब्रोमोबेंजीन पर मैग्नीशियम का रिएक्शन कराओ, मैग्नीशियम यहाँ सेट हो जाएगा, बीच में आपको पता है बीच में आ जाता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। इसके ऊपर आप CH3CHO का रिएक्शन कराओ, जल अपघटन कराओ, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ये आपका, हाँ ठीक है, CH3CHO का रिएक्शन कराना आता है ना आपको। देखो ऐसे लिखना इसे, CH3CHO को जैसे मैंने सिखा रखा है, ये ऐसे लिख कर देख लिया करो। अब इसके ऊपर C6H5MgBr का जब आप रिएक्शन कराओगे, यहाँ तो C6H5 जुड़ जाएगा और यहाँ MgBr, तो आपको कुछ ऐसा यौगिक मिलेगा। ये बनेगा C6H5 है, कार्बन है, हाइड्रोजन है CH3, C6H5 है, कार्बन है, हाइड्रोजन है CH3 है, और इधर OMgBr। फिर जल अपघटन करने पर वो ये बॉन्ड टूटकर यहाँ OH और MgBr OH अलग निकल जाएगा। उसके बाद बेंजल्डिहाइड से बनाना है आपको 3 फिनाइल प्रोपेन 1ऑल। बेंजल्डिहाइड के ऊपर CH3CHO का रिएक्शन करा दो आप। जब रिएक्शन कराओगे तो ये हाँ ठीक है, संघनन होगा और जल भी निकलेगा इसमें, ये प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल संघनन जैसा, और हाइड्रोजन का रिएक्शन निकल की उपस्थिति में कराने पर इसका अपचयन हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा अल्कोहल, मतलब OH ग्रुप मिल जाएगा। तीसरा इथेनॉल है, इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, बस कर दोगे इसे, कॉपर के साथ गर्म करोगे, हाइड्रोजन गैस निकल गई, एथेनॉल बन गया। तनु एल्डोल संघनन करोगे इसका तो ये बन जाएगा। उसके बाद अगला है बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, ये तो कर लोगे, बेंजोइक अम्ल है, थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन कराओ, बेंजोइल क्लोराइड बन गया, अपचयन कर दो,
CHO ग्रुप आ जाएगा। और नेक्स्ट उसके बाद है आपका ये इथाइल अल्कोहल से एसीटोन, ये तो करवा रखा है आपको बहुत बढ़िया तरीके से। बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखो और बेंजल्डिहाइड पर NH2 और टॉलिन अभिकर्मक का रिएक्शन आप कर दोगे। ये दोनों रिएक्शन आप कर सकते हो। टॉलिन अभिकर्मक का रिएक्शन जरूर आना चाहिए फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड दोनों के ऊपर। और फेलिंग विलियन का भी ध्यान रखना। NaOH के साथ क्रिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। इसकी सोडियम बाईसल्फाइड NaOH पता है ना, NaOH के साथ रिएक्शन कौन सी होगी? एल्डोल संघनन होगा। NH2 HCN साइनोहाइड्रीन बनेगा। यहाँ बनेगा एसिटल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड, यहाँ एल्डोल बनेगा। ये सारे रिएक्शन पढ़ा रखे आपको, अब मैं दोबारा तो रिपीट नहीं करूँगा। चलो आगे चलते हैं। फॉर्मिक अम्ल बनाने की किन्हीं दो विधियों के रासायनिक समीकरण दीजिए। इसकी टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन के साथ क्रिया। एक तो आप फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड और एक फॉर्मिक एसिड, इन दोनों की टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन के साथ रिएक्शन आपको जरूर आनी चाहिए। फॉर्मिक अम्ल बनाने के तरीके आपको बहुत सारे सिखा रखे हैं, इनके रिएक्शन आपको बताने हैं फेलिंग विलियन और टॉलिन अभिकर्मक के साथ। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए सरल रासायनिक परीक्षण। हाइड्रोफॉर्म परीक्षण होगा, टॉलिन अभिकर्मक परीक्षण होगा, फेलिंग विलियन परीक्षण होगा, और कौन से होंगे? टॉलिन अभिकर्मक का उपयोग, फेलिंग विलियन के उपयोग और मिथाइल कीटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। चलो आगे चलते हैं हम। हो गया, चलो ये तो 50% चैप्टर का रिवीजन हमने कंप्लीट कर दिया। 50% मैं कल करवा दूंगा और इससे आपको पता चलता है कि कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटे, रिवीजन की तरफ फोकस रखो और प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ो। एक तो वन शॉट रिवीजन की प्लेलिस्ट देख लो और एक ये वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लो एग्जाम में बैठने से पहले, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके जाने हैं पक्के पता चल जाएगा बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय।